बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा वक्त भी आया जब एक शख्सियत ने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। वो शख्स जो अपनी शोला बयानी, अवामी अंदाज और दिलेर फैसलों की वजह से तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरा मकसद फिक्र है कि कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। ये कहानी है जुल्फकार अली भुट्टो की, जो एक वजीर से लेकर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर रहनुमा तक पहुंचे। दोस्तों 1967 में जब भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी पूरे मुल्क की सियासत का नक्शा बदल देगी। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगा, अवाम दीवानावार भुट्टो के पीछे चल पड़े और यूं पाकिस्तान में सियासत का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन इक़्तिदार का सफर कभी आसान नहीं होता। साजिशें हुई, दुश्मन बढ़े और अंजाम ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक सियासतदान की नहीं बल्कि एक ऐसे इनकलाबी लीडर की है जिसे अवाम अपना निजात दहिंदा समझने लगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भुट्टो को इतनी तेजी से अवामी मकबूलियत कैसे मिली। पीपल पार्टी का जो नारा था रोटी, कपड़ा और मकान का, यह नारा किस हद तक कामयाब हुआ? क्या भुट्टो वाकई एक अवामी लीडर थे या सिर्फ एक चालाक सियासतदान? फौज और भुट्टो के दरमियान तनाज़ा क्यों पैदा हुआ? और सबसे अहम ये कि वो कौन से फैसले थे जिन्होंने भुट्टो को तारीख के एक अलमनाक अंजाम तक पहुँचाया? दोस्तों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप भी तारीख के ऐसे सनसनीखेज पहलू जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है इस मुल्क, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। दोस्तों जुल्फकार अली भुट्टो की अवामी मकबूलियत कोई इत्तफाकी बात नहीं थी बल्कि इसके पीछे कई अहम वजूहात थी जो उन्हें पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमाओं में शामिल कर गयी। आइए आसान अल्फाज में समझते हैं कि भुट्टो को इतनी तेजी से अवामी मकबूलियत कैसे मिली। दोस्तों भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई और एक ऐसा नारा दिया जो गरीब अवाम के दिल की आवाज बन गया। उस वक्त मुल्क में गुर्बत ज्यादा थी, आम लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम थे और उन्हें एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो उनके लिए आवाज बुलंद करे। भुट्टो ने यही किया और लोग उनके पीछे खड़े हो गए। दोस्तों दूसरे नंबर पर भुट्टो की मकबूलियत की वजह, भुट्टो एक जबरदस्त मुकर्रर थे। उनकी तकरीरें जज्बात से भरपूर होती और जिसे आप हर एक आप में से वो आम लोगों की जुबान में बात करते और उनके मसाइल पर खुलकर बोलते। वो बड़े जलसों में लोगों के दरमियान जाकर खड़े होते, उनसे हाथ मिलाते और अपना बना लेते। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। इस अवामी अंदाज ने उन्हें लोगों के दिलों में बिठा दिया। दोस्तों तीसरे नंबर पे मकबूलियत की वजह फौजी हुकूमत के खिलाफ सख्त मौकफ था। उस वक्त पाकिस्तान पर जनरल अयूब खान की फौजी हुकूमत थी और लोग अमरीयत से तंग आ चुके थे। भुट्टो ने फौजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और जमहूरियत की बात की। उन्होंने अयूब खान को चैलेंज किया जिसकी वजह से अवाम ने उन्हें अपना मसीहा समझना शुरू कर दिया। चौथे नंबर पर उनकी मकबूलियत की वजह भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और खुद को एक बहादुर रहनुमा के तौर पर पेश किया। वो कहते थे कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। उनकी ये दिलेरी अवाम को बहुत पसंद आई, खास तौर पर नौजवानों में उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई। भुट्टो ने सोशलिस्ट नजरियात मुतारफ करवाए जिसका मतलब था कि दौलत चंद अमीरों तक महदूद न रहे बल्कि सबको बराबर के मौके मिले। उन्होंने बड़े सरमायादारों और जागीरदारों के खिलाफ बात की और गरीबों के हकूक की हमायत की। जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप हर एक आप में से। ये वो बातें थी जो आम लोगों के दिल में उतर गईं। दोस्तों भुट्टो ने नौजवानों और मजदूरों को खास तौर पर अपनी पार्टी में शामिल किया। उस वक्त के नौजवान जो तब्दीली चाहते थे भुट्टो के साथ जुड़ गए। मजदूर और किसान जो अमीरों के जुल्म से तंग आ चुके थे उन्हें अपना निजात दहिंदा समझने लगे। जो आपकी तकलीफ
तकलीफ है वो मेरी है। दोस्तों भुट्टो की मकबूलियत तेजी से बढ़ती गई क्योंकि वो आवाम की बात करते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे और एक नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाते थे। उनका अंदाज, उनकी जुबान और उनके नारे सब कुछ आवाम के दिलों को जीतने के लिए काफी थे। यही वजह थी कि 1970 के इंतखाबात में पीपल पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की और भुट्टो पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम लीडर बन गए। पीपल पार्टी का मशहूर नारा रोटी कपड़ा और मकान आम आवाम के लिए उम्मीद की एक किरण था। ये नारा जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में दिया और इसका मकसद था कि हर पाकिस्तानी को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। दोस्तों लेकिन सवाल ये है कि ये नारा किस हद तक कामयाब हुआ। आइए आसान अल्फाज में इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जब भुट्टो ने ये नारा लगाया तो गरीब लोग, मजदूर, किसान और आम शहरी उनके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त मुल्क में अमीरों और गरीबों के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था और गरीब अवाम को लगा कि अब कोई उनके हक में आवाज उठा रहा है। इसी वजह से भुट्टो और पीपल पार्टी को जबरदस्त अवामी हमायत मिली। मैं खुद ज़िम्मेदार, मैं जानता हूँ कि किस हद तक मैंने किसानों और मुजाहिरों और हारियों की ज़हनियत में तब्दीली लाई। दोस्तों भुट्टो ने इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसे इक़दाम किए जिनका मकसद इस नारे को हकीकत बनाना था। जैसे बड़ी सनतों और बैंकों को कौमी तहवील में लेकर अमीरों की इजारादारी खत्म करने की कोशिश की। सरकारी नौकरियों और तालीमी अदारों में गरीब तबके को मौके देने की पॉलिसी अपनाई। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह में इजाफा किया और किसानों को जमीनें देने के मंसूबे शुरू किए। दोस्तों लेकिन सब कुछ वैसा न हो सका जैसा वादा किया गया था। हालांकि पीपल पार्टी ने कई इक़दाम किए लेकिन नारे के मुताबिक हर शहरी को रोटी, कपड़ा और मकान देना मुमकिन न हो सका। उसकी चंद बड़ी वजूहात में मईशत का कमजोर होना था और कई सनतें बंद हो गईं जिससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ। जागीरदारों और सरमायादारों की मुखालफत की वजह से कई पॉलिसियों पर मुकम्मल अमल न हो सका। करप्शन और नाक़िस हुकूमती निज़ाम की वजह से अवाम तक ज्यादा फायदा न पहुँच सका। 1977 में फौजी हुकूमत के आने से भुट्टो की पॉलिसियों का सिलसिला रुक गया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा एक जबरदस्त अवामी पैगाम था जिसने लोगों को जोश दिलाया और भुट्टो को मकबूल बनाया। लेकिन हकीकत में ये नारा मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका। कुछ लोगों को फायदा जरूर हुआ मगर पाकिस्तान के आम गरीब अवाम की हालत ज्यादा बेहतर ना हो सकी। आज भी ये नारा सियासी जलसों में गूंजता है लेकिन अमली तौर पर इस ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों जुल्फकार अली भुट्टो की शख्सियत हमेशा से एक बहस का मौजू रही है। कुछ लोग उन्हें अवामी लीडर मानते हैं जबकि कुछ उन्हें चालाक सियासतदान समझते हैं। सच क्या है आइए देखते हैं कि भुट्टो एक अवामी लीडर कैसे थे। मैंने इनकलाबी तब्दीली लाई है, मैंने मुल्क में अवाम के ज़हन में तब्दीली लाई। दोस्तों भुट्टो ने हमेशा आम लोगों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के हकूक की बात की। उनका मशहूर नारा रोटी, कपड़ा और मकान गरीब आवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के वादे पर था। लोगों से जुड़ने का फन आता था। वो आम आवाम के बीच जाकर बात करते, गली मोहल्लों में जाते और लोगों की जुबान में उनसे खिताब करते जिससे आवाम में उनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है। जमहूरियत का नारा लगाया। उन्होंने फौजी हुक्मरानी की मुखालफत की और लोगों को वोट की ताकत से आगाह किया जिससे वो एक जमहूरी रहनुमा के तौर पर मशहूर हुए। मुल्क को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। भुट्टो ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का आगाज किया जिसे आज भी एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है। दोस्तों क्या भुट्टो एक चालाक सियासतदान भी थे? इक़्तिदार के लिए हर हद तक के भुट्टो आवाम के लिए काम करते थे लेकिन साथ ही इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए मुखालफिन के खिलाफ सख्त इक़दाम भी करते थे। भुट्टो ने अपने सियासी हरीफों के खिलाफ कार्रवाइयां की, कई लीडरों को गिरफ्तार कराया और कुछ को सियासत से बाहर करने की भी कोशिश की। पीपल पार्टी में जो लोग उनसे इख्तलाफ करते वो ज्यादा देर तक पार्टी में न रह सके। भुट्टो के फैसले हतमी होते और इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाता था। भुट्टो ने फौज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात फौज से खराब हो गए और बिल आखिर 1977 में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट
دیا گیا۔ دوستو بھٹو ایک عوامی لیڈر بھی تھے اور ایک چلاک سیاستدان بھی۔ وہ عوام کے دلوں پر راج کرتے تھے، لیکن اقتدار میں رہنے کے لیے سخت اور بعض اوقات متنازع فیصلے بھی کرتے تھے۔ ان کی سیاست میں جوش، عوامی جذبات اور کرشماتی شخصیت تھی، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے مخالفین کے لیے ایک سخت حکمران بھی ثابت ہوئے۔ یہی تضاد ان کی زندگی اور سیاست کو ایک دلچسپ اور متنازع کہانی بناتا ہے۔ دوستو فوج اور بھٹو کے درمیان تنازع کیوں پیدا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کی فوج کے درمیان تنازع کوئی اچانک پیدا ہونے والی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں۔ بھٹو پہلے تو فوج کے قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کی حکومت آگے بڑھی فوج سے اختلافات شدید ہو گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تنازعات کیوں اور کیسے پیدا ہوئے۔ دوستو بھٹو نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو پاکستان کی فوج بدترین بحران سے گزر رہی تھی۔ بھٹو نے اس وقت ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور فوج کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کئی سینئر جنرلوں کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا اور اپنی پسند کے افسران کو آگے بڑھایا تاکہ فوج پر ان کی گرفت مضبوط ہو۔ فوج کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اندر ہی اندر ناراضگی بڑھنے لگی۔ دوستو بھٹو نے اپنی ایک الگ فوج بنانے کی کوشش کی۔ بھٹو کو اندازہ تھا کہ فوج ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے فیڈرل سیکورٹی فورس کے نام سے اپنی ایک الگ فورس بنائی۔ یہ فورس براہ راست بھٹو کے کنٹرول میں تھی اور اس کا مقصد سیاسی مخالفین اور حکومت کے خلاف سازشوں کو کچلنا تھا۔ فوج کو یہ فورس ایک متبادل طاقت کے طور پر نظر آنے لگی اور انہیں لگا کہ بھٹو ان کے اختیارات چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج اور بھٹو کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھنے لگا۔ بھٹو ہمیشہ شک میں رہتے تھے کہ فوج انہیں ہٹانے کی سازش کر رہی ہے، جبکہ فوج یہ سمجھتی تھی کہ بھٹو ان کے ادارے کو کمزور کر رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھتا گیا اور ایک دوسرے پر شک و شبہات نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ دوستو بھٹو نے 1973 میں نیا آئین متعارف کروایا جس میں فوج کو ایک آئینی دائرے میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے فوج کے اختیارات کم ہو گئے اور جرنیلوں کو لگا کہ ان کی طاقت کو خطرہ لاحق ہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے اور ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اپوزیشن نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے تحریک چلائی اور فوج نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا۔ جب ملک میں حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو فوج نے 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں مارشل لا لگا کر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا۔ بھٹو اور فوج کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ اقتدار کی کشمکش تھی۔ بھٹو فوج پر کنٹرول چاہتے تھے جبکہ فوج اپنی طاقت میں کمی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، اور آخرکار یہ کشمکش بھٹو کے زوال اور ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی۔ بعد میں 1979 میں بھٹو کو ایک متنازع عدالتی فیصلے کے تحت پھانسی دے دی گئی اور یوں فوج اور بھٹو کی یہ جنگ اپنے انتہائی انجام تک پہنچ گئی۔ دوستو سب سے اہم سوال وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے بھٹو کو تاریخ کے ایک المناک انجام تک پہنچایا؟ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست میں ایک کرشماتی اور مقبول رہنما تھے، لیکن کچھ ایسے فیصلے کیے جنہوں نے انہیں نہ صرف اقتدار سے محروم کر دیا بلکہ انہیں ایک المناک انجام تک پہنچا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیصلے تھے جو ان کے زوال کا سبب بنے۔ بھٹو نے مارچ 1977 میں عام انتخابات کرائے جس میں ان کی پارٹی پیپل پارٹی نے بہت بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کی، لیکن اپوزیشن جماعتوں یعنی پاکستان قومی اتحاد نے ان انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا۔ اگر بھٹو صاف اور شفاف انتخابات کراتے تو شاید ان کے خلاف اتنی بڑی تحریک نہ اٹھتی، لیکن دھاندلی کے الزامات نے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور فوج کو مداخلت کا موقع دے دیا۔ انتخابات کے بعد اپوزیشن نے جب احتجاج شروع کیا تو بجائے اس کے کہ بھٹو اپوزیشن کو مذاکرات سے سنبھالتے، انہوں نے سخت حکومتی اقدامات کا سہارا لیا۔ اگر وہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھا کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے تو حالات بہتر ہو سکتے تھے، لیکن بھٹو نے مخالفین کو گرفتار کروایا، سختی کی اور مظاہروں کو طاقت سے روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے عوامی غصہ مزید بڑھ گیا۔ بھٹو شروع میں فوج کے قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوج پر سول حکومت کی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی جو ایک جمہوری لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن فوج اس کو اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھنے لگی، خاص طور پر جب بھٹو نے فیڈرل سیکورٹی فورس FSF بنائی جو براہ راست ان کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے فوج اور حکومت کے درمیان خلیج کو اور بڑھا دیا۔ بھٹو نے اپنے سوشلسٹ نظریے کے تحت بڑی بڑی صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لے لیا اور زرعی اصلاحات کا اعلان کیا جس کے تحت
तहत बड़े जागीरदारों की जमीनें काश्तकारों में तकसीम कर ली थी। इन इस्लाहात का मकसद गरीब तबके को फायदा पहुंचाना था, जो एक अच्छा फैसला था। लेकिन इससे बड़े सरमायादार और जागीरदार उनके खिलाफ हो गए। भुट्टो के बहुत से पुराने हमायती भी इन पॉलिसियों की वजह से उनसे नाराज हो गए, जिससे उनकी सियासी ताकत कमजोर पड़ने लगी। भुट्टो की हुकूमत ने 1974 में पार्लियामेंट के जरिए एक कानून पास करवाया, जिसके तहत कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, जो कि बहुत अच्छी करारदाद थी। इस फैसले ने मजहबी जमातों को खुश कर दिया और वक्ती तौर पर भुट्टो को अवामी मकबूलियत मिली, लेकिन उससे मजहबी सियासत को तकवीयत मिली और मुस्तकबिल में यही मजहबी जमातें उनके खिलाफ हो गईं। जब 1977 में अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया तो यही मजहबी अनासर उस तहरीक के सबसे बड़े रहनुमा बन गए। भुट्टो ने 1976 में जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, हालांकि कई सीनियर जनरल उनसे ज्यादा तजर्बेकार थे। ज़ियाउल हक भुट्टो के वफादार नजर आते थे और शायद इसीलिए उन्हें मुंतखब किया गया, लेकिन यही जनरल ज़िया 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाकर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टने वाला शख्स बन गया। अगर भुट्टो किसी और जनरल को मुंतखब करते तो शायद उनकी हुकूमत का अंजाम मुख्तलिफ होता है। जब मार्शल लॉ लगा तो भुट्टो ने खामोश रहने के बजाय भरपूर मज़ामत की। उन्हें जेल में डाल दिया गया और 1979 में एक कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। अगर वो जलावतनी इख्तियार कर लेते या कोई सियासी मायदा कर लेते तो शायद वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन भुट्टो ने फौज और अदलिया के खिलाफ सख्त बयानात दिए और उनके वकला भी केस को सही तरह से न लड़ सके। बिल आखिर अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, आखिरकार भुट्टो की सियासी गलतियां, सख्त गिर रवैया, फौज से तनाज़ा और गलत फैसले इनके ज़वाल का सबब बने। अगर वो कुछ मामलात में लचक दिखाते, अपोजिशन और फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात रखते तो शायद उनका अंजाम मुख्तलिफ होता, लेकिन तारीख में उन्हें एक करिश्माती रहनुमा के तौर पर याद रखा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।